फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के भाग नंबर 5 के बारे में कि संविधान के भाग नंबर 5 में क्या उल्लेख किया गया है और इस भाग नंबर 5 में कितने अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी संविधान के भाग नंबर 5 के बारे में कि भाग 5 में क्या उल्लेख किया गया है और जो भाग 5 के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद आते हैं उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संविधान के भाग नंबर 5 में संघ के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी संविधान के भाग नंबर 5 में संघ के बारे में बताया गया है और भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब भाग 5 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं। जी, सबसे पहले भाग 5 में संघ के बारे में उल्लेख किया गया है और भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद का विवरण किया गया है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में यानी अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीतियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता का उपयोग किया गया है, यानी कि प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं के बारे में बताई गई है। इसके बाद अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त दिया गया है उसके बारे में समझाया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्त होने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति के पदावधि के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने की प्रक्रिया को समझाया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उनके अनुपस्थिति में यानी नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृतियों का निर्वहन करने की प्रक्रिया समझाई गई। किसमें? अनुच्छेद 65 में। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त होने यानी रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति के पदावधि के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 के बारे में ये बताया गया है कि क्षमता आदि की ओर
और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, प्रत्याहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में समझाया गया कि इसमें अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार मंत्री परिषद के अनुच्छेद के विवरणों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद का विवरण किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी सरकारी कार्यों का संचालन के अनुच्छेद का विवरण किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद उसके अध्याय 2 में यानी 78 के अध्याय 2 में सांसद के बारे में उल्लेख किया गया है और उसके जो है अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। तो इन तीनों को याद करने का सरल ट्रिक है सरल। स से सांसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा यानी सरल। अगला है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और 17वां सन और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 86 में सदनों के अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा, इसके बारे में बताया गया है। 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बताया गया है। संसद के अधिकारी के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होने पर या पत्र त्याग देने पर और पत्र से हटाए जाने की बात की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में बताया गया है। और इसके बाद है अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने या कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को समझाया गया है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 98 में सांसद का सचिवालय कार्य संचालन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की
कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। 101 में स्थानों का रिक्त होने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निर्धारिताएं के बारे में बताई गई है। 103 में सदस्यताओं या सदस्यों के निर्धारिताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञापन करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति के बारे में बताई गई है। और संसद के उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में बताई गई है। इसके बाद अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते की विधायी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 107 में विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के लिए उसके बारे में बताया गया है, उसके संबंधों के उपबंध में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है। 112 अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 113 में संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया बताई गई है। 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताया गया है। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और औदानुदान के बारे में बताया गया है। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध या साधारणतया प्रक्रिया के बारे में समझाया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के विधि द्वारा विनियमन करना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों को न जांच किया जाना, इसके बारे में बताया गया है। और 122 का अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों का विवरण किया गया है। इसके बाद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की क्या शक्ति होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का विवरण दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 24 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता के बारे में बताया गया है। और 31 के क में निरसन के बारे में बताया गया। ठीक है। 132 में अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिकता, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिकता के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 134 में दंडित विषयों में
उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। इसके बाद 134 के क में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता और शक्तियों के उच्चतम न्यायालय का द्वारा प्रयोगत्व होना, इसके बारे में बताया गया है। 136 में अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 137 में निर्णयों और आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन करना, इसके बारे में बताया गया है। 138 में उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि के लिए बताया गया है। अनुच्छेद 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियाँ का उच्चतम न्यायालय में प्रदत्त किया जाना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 39 के क में कुछ मामलों का अंतरण के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 40 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 41 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अपद्रकर होना, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 42 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की क्या शक्ति होगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है और 144 के क में निरसन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम आदि के संबंध में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक का व्यय के बारे में बताया गया है और 147 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसके बाद उसके अध्याय 5 में, किसके अध्याय 5, तो 147 के अध्याय 5 में भारत के नियंत्रण के एवं महालेखा परीक्षक का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप के बारे में बताया गया है और समपरीक्षा में, यानी अनुच्छेद 51 में समपरीक्षा प्रतिवेदन के ऊपर कुछ बातें बताई गई है। ठीक है, तो ये जितने भी अनुच्छेद थे ये सब भाग नंबर 5 के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग भाग 6 के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर आने वाली जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में एक एक करके उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।